मैं अनिल जन्मेजय हूँ और पिछले 40 साल से यहाँ मॉस्को में रह रहा हूँ। मॉस्को में मैं आजकल मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ। जी। अ, ज़्यादातर छात्र हमारे रूसी होते हैं। रूसियों के अलावा 2-4 छात्र जो जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इन देशों से पढ़ने के लिए आ जाते हैं। मैं वैसे तो बीए फर्स्ट ईयर से एमए तक के सभी छात्रों को पढ़ाता हूँ। मुख्य तौर पर मैं उन्हें हिंदी कविता और उर्दू कविता और हिंदी से रूसी में अनुवाद, रूसी से हिंदी में अनुवाद करना सिखाता हूँ। मैंने कविता लिखना कैसे शुरू किया और कब शुरू किया, ये खुद मेरे लिए भी एक पहेली जैसा ही है। दरअसल कविता में मैं अचानक ही आ गया। मैं कविता प्रेमी था, कविताएं पढ़ता था और कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं जब था तो अपने कॉलेज में हिंदी समिति का अध्यक्ष था। दिल्ली विश्वविद्यालय में तब 52 कॉलेज थे और कॉलेजों के बीच में आपस में प्रतियोगिताएं होती थीं। वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कविता प्रतियोगिताएं और हमारे कॉलेज से भी किसी को जाना होता था। तो शुरू में मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जाना शुरू किया। बाद में जब कविता प्रतियोगिता के लिए कोई नहीं मिला तो मैं कविता प्रतियोगिताओं में भी जाना शुरू कर दिया। लेकिन तब मैं एक चालाकी करता था कि कविता खुद तो लिखता नहीं था, तो मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, उसमें जाकर सारा सारा दिन बैठा करता था और कविताओं की किताबें पढ़ा करता था। जो कविता मुझे पसंद आ जाती थी वो कविता मैं किसी प्रतियोगिता में जाकर पढ़ देता था। तो मैं कवि नहीं था, ये आप समझ रहे हैं, और कवि बनने की कोई इच्छा भी नहीं थी। मैंने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में उस समय कविता के जितने संग्रह थे सभी संग्रहों को पढ़ डाला और मुझे याद है 1977 का साल था। उस साल मैंने कुल 36 पुरस्कार, 52 कॉलेजों में प्रतियोगिता होती थी जिनमें से 36 पुरस्कार मैंने जीते थे दूसरों की कविताओं पर। अपनी कविता तो लिखता नहीं था, लेकिन एक कविता प्रतियोगिता में मैं गया तो वहां मुझे मालूम नहीं था कि जिनकी कविता मैं पढ़ने जा रहा हूं, बाल स्वरूप राही, वो खुद ही प्रतियोगिता में बैठे होंगे। तो हिंदू कॉलेज में प्रतियोगिता हो रही थी। मैंने जब कविता पढ़नी शुरू की तो राही जी ने मुझे रोक दिया, बोले ये किसकी कविता पढ़ रहे हो? तो मैंने कहा जी ये मेरी ही कविता है। तो हंसने लगे वो किताब उनके साथ थी, उन्होंने किताब मुझे दिखाई तो मैं किताब देखते ही समझ गया कि ये तो पगड़ा के आया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर कोई आपके पास अपनी कविता हो तो अपनी कविता पढ़ दीजिए। संयोग से उससे 2-3 दिन पहले ही मैंने एक कविता नुमा कुछ लिखा था। मैंने वो कविता वहां पढ़ दी और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैं जो हूँ बेआबरू होकर उस प्रतियोगिता से निकल आया। बस उस दिन मैंने कविताएं लिखी
शुरू कर दी। उस दिन मैंने अपनी पहली कविता शाम को लिखी। मैं आज आपको जो कविताएँ सुनाऊँगा, उसमें अपनी वो पहली कविता भी सुनाऊँगा और कुछ और कविताएँ सुनाऊँगा। लेकिन कविता लिखना सीखने के लिए मुझे ये लगता है कि कविता पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर मैंने वो 700-800 कविता संग्रह नहीं पढ़े होते, जिनमें आप समझिए कि निराला और जयशंकर प्रसाद से लेकर सुमित्रानंदन पंत से लेकर और 1977-78 तक के जो भी कविता संग्रह उस समय छप रहे थे, वो लगभग सभी कविता संग्रह थे। तो शायद मैं कविता नहीं लिख पाता। हिंदी भाषा मेरे पास थी। मैं उन दिनों भाषा इसलिए थी मेरे पास कि मैं उन दिनों ज़्यादातर संपादन का काम करता था, प्रकाशकों के यहाँ किताबों का संपादन करता था और प्रूफ रीडिंग करता था। उससे पहले भी मैंने गद्य बहुत पढ़ा था। तो भाषा मेरे पास थी और मैं कविताएँ लिखने लगा। मैंने अभी भी कविताएँ ज़्यादा नहीं लिखी हैं, 250-300 कविताएँ होंगी मेरे पास, लेकिन मैंने अनुवाद बहुत किए हैं। मैं अनुवाद भी अचानक ही करने लगा। एक अखबार में काम करता था, अचानक अखबार के संपादक आए कि ये आपको 2-3 घंटे के अंदर ये कविताएँ अनुवाद करके देनी है मुझे और कोई दूसरा आदमी इस समय नहीं है, सिर्फ आप ही बैठे हुए हैं संपादकीय दफ्तर में, तो आपको ही ये कविताएँ अनुवाद करनी है और ये कविताएँ हमें आज शाम को अखबार में छापनी है। वो कविताएँ थी फ़िलिस्तीनी कविताएँ। तो मैंने सबसे पहले फ़िलिस्तीनी कविताएँ वो मजबूरी में अनुवाद की। मेरी अंग्रेज़ी भी बहुत खराब थी डिक्शनरी से देख-देख कर। हर शब्द डिक्शनरी से करीब-करीब देखा और मैंने 6-7 कविताएँ अनुवाद करके उन्हें दे दी। तो इस तरह से मैंने अनुवाद करना शुरू किया। कविता में मैंने जो कविताएँ पढ़कर सीखा, वो कुछ पॉइंट्स उसके हो सकते हैं, कुछ जैसे कविताएँ बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी कविताएँ जो हैं उस समय मैं कविता प्रतियोगिताओं में जाता था, तो लंबी कविताएँ आम तौर पर नहीं सुनते थे। हमारे जो जजेस थे उस समय के, वो लंबी कविताएँ निर्णायक जो थे, वो नहीं सुना करते थे। इसी तरह से कविता में एक ही चीज़ बार-बार दोहराई नहीं जानी चाहिए, मैंने ये भी सीखा। ये भी कोशिश की कि कविता में हमेशा कोई नया विषय होना चाहिए। जिन विषयों पर कविताएँ लिखी जा रही हैं या लिख ली गई हैं, उन विषयों पर कविताएँ नहीं लिखी जानी चाहिए। कविताओं की भाषा बोलचाल की भाषा के बहुत निकट होनी चाहिए। उसमें ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो बहुत मुश्किल शब्द हों, संस्कृताइज़्ड मतलब संस्कृत के शब्द हों या ऐसे संस्कृत के शब्द हों जिनका अर्थ ही आम जनता को नहीं पता हो। बेशक हम लोग आम तौर पर बोलचाल की भाषा में उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उर्दू और हिंदी के शब्दों के भी शब्द में से एक शब्द चुनना हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू के शब्द ही चुनूँ, बोलचाल के शब्द चुनूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वहाँ कविता में हिंदी का शब्द अगर ज़्यादा सटीक लग रहा होता है, तो मैं हिंदी के शब्द चुनता हूँ। कविताओं के विषय की जहाँ तक बात है, तो कुछ विषय ऐसे हैं जो आज से 500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी जो कवि लिखते थे, उनकी कविताएँ उन विषयों पर हमें
पसंद आती हैं और हम वो कविताएँ आज भी पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे प्रेम की कविता है, प्रकृति के बारे में कविता है, बच्चों के बारे में कविता है, जीवन आम जीवन जैसे गुज़र रहा है उसके बारे में कविताएँ हैं। तो इन विषयों को आम तौर पर ज़्यादा लेना चाहिए। मैं इसके अलावा आपको और क्या कहूँ? बस यही कहूँगा कि कविता लिखने में कोशिश करनी चाहिए कि लफ़ाज़ी नहीं हो। जो चीज़ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अब सिर्फ़ इस तरह की बात अगर आप कह देंगे तो कविता नहीं है। कविता में प्रेम को अभिव्यक्त करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं जैसे अपनी एक छोटी-सी कविता आपको सुनाता हूँ, जो प्रेम के बारे में है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है। कविता का शीर्षक है प्रेम। प्रेम। तो कविता इस प्रकार है, तुम इस बात से अनजान थीं, तुम इस बात से अनजान थीं और मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया था। तुम रोती रहीं और हाथ हिलाती रहीं, मैं तुमसे प्रेम करते हुए लौट आया था। कवि ने या उस व्यक्ति ने जो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, अपनी प्रेमिका को ये नहीं बताया कि वो उससे प्रेम करता है। शायद प्रेमिका भी प्रेम करती थी, लेकिन आपस में दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई कि दोनों प्रेम करते हैं। कोई ऐसा संकेत भी दोनों ने नहीं दिया और प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास जाता है, मिलने जाता है और वहाँ से विदा लेता है और प्रेम करते हुए ही वापस लौट आता है। तो ये एक कविता थी प्रेम के बारे में। एक और छोटी-सी कविता मैं सुनाता हूँ। ये कविता एक मुलाकात के बारे में है। कविता का शीर्षक ही मुलाकात है। चलिए कविता सुनिए पहले। वो मुझे देख मुस्काई, बोली आओ। वो मुझे देख मुस्काई, बोली आओ। पीढ़े पर बैठाकर मुझे ले आई नमक पारे। वो खिली खिली थी, हंसकर कहा खाओ। वो मुझे देख मुस्काई, बोली आओ। पीढ़े पर बैठाकर मुझे ले आई नमक पारे। वो खिली खिली थी, हंसकर कहा खाओ। मैंने कहा नहीं, भूख नहीं है नारे। मैंने कहा नहीं, भूख नहीं है नारे। पूछा उसने कैसी गुजर रही है। मैंने कहा वर्ष मास बीते, दिन बीते, पल छिन ये खारे। मैंने कहा वर्ष मास बीते, दिन बीते, पल छिन ये खारे। बीत गया सागर सा जीवन, पहुंचा सांझ सकारे। ये एक छोटी सी मुलाकात का जिक्र है और इसमें ही पूरा जीवन भी है, कम से कम कवि का पूरा जीवन।
वो जो है जीवन की संध्या में पहुंच गया है, पहुंचा सांझ सकारे। ऐसे ही एक और कविता है, वह दिन। कविता में जीवन है। अब कैसा है ये, आप लोग लगभग सभी कवि हैं। मैं आपको अब क्या बताऊं कैसा जीवन है, आप लोग कविता सुनिए और देखिए कि कैसा जीवन है। उचकी वह पंजों पर थोड़ा सा, उचकी वह पंजों पर थोड़ा सा, फिर मेरी ओर होंठ बढ़ाए, चूमा उसे मैंने यूं ज्यों मारा कोड़ा सा, यह अहम हमारा हमें लड़ाए। उचकी वह पंजों पर थोड़ा सा, फिर मेरी ओर होंठ बढ़ाए, चूमा उसे मैंने यूं जो मारा कोड़ा सा, यह अहम हमारा हमें लड़ाए। फिर झरने लगे आंसू वहां निरंतर, धुल गए बोझल से वे पल छिन, सावन की बारिश में निस्वर डूब गया वह उदास दिन। फिर झरने लगे आंसू वहां निरंतर, धुल गए बोझल से वे पल छिन, सावन की बारिश में निस्वर डूब गया वह उदास दिन। ये तो हुई प्रेम की कविताएं। अब मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जो धूप के बारे में है। बहुत दिनों तक धूप नहीं निकली और उसके बाद जब धूप निकली तो कैसा महसूस हुआ। हमारे यहाँ मॉस्को में कई बार महीनों तक धूप नहीं निकलती है। सर्दियों के 3-4 महीने तो ऐसे होते हैं जब कभी धूप निकल आती है, एक बार 2 महीने में एक बार, 2 घंटे के लिए। तो ये धूप मुझे कैसी लगी उस समय और मैंने कैसे इसका वर्णन किया, मैं आपको बताता हूँ। कविता का शीर्षक है अभ्र की धूप। अभ्रक, पारदर्शी धूप, अभ्रक की तरह से धूप। यह धूप बताशे के रंग की, यह धूप बताशे के रंग की, यह चमक आतशी दर्पण की, कई दिनों में आज खिलाई है, यह आभा दिनकर के तन की। यह धूप बताशे के रंग की, यह दमक आतशी दर्पण की, कई दिनों में आज खिलाई है, यह आभा दिनकर के तन की। फिर चमक उठा गगन सारा, फिर गमक उठा है वन सारा, फिर पक्षी कलरव गूंज उठा, कुसुमित हो उठा जीवन सारा। यह धूप कपूरी क्या कहना, यह रंग कसूरी क्या कहना, अक्षत सा छींट रही मन में, उल्लास माधुरी क्या कहना। यह संदली धूल, फिर संदली धूल उड़े हल्की, फिर जल में कंचन की झलकी। फिर संदली धूल उड़े हल्की, फिर जल में कंचन की झलकी, फिर अपनी बाकी चितवन से मुझे लुभाए यह लड़की। धूप को मैंने लड़की का लिबास पहना दिया, लड़की बना दिया। वास्तव में जैसे कोई लड़की या कोई नौजवान किसी लड़की को आकर्षित करता है या कोई लड़की
किसी नौजवान को आकर्षित करती है। धूप भी मुझे एकदम वैसे ही आकर्षित कर रही थी उस समय। इसके अलावा मैंने कुछ और कविताएँ आप लोगों के लिए चुनी हैं। कोशिश करता हूँ कि हाँ, अरे! मैं भूल गया। सबसे पहले तो मैं आपको वो कविता सुनाता हूँ जो मेरी पहली कविता है। मैंने आपको बताया था अभी कि जब मैं चोरी की कविता पढ़ते हुए पकड़ा गया था और वापस घर आया था, तो उस दिन शाम को मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। पहली कविता, पिता के नाम। प्रिय पिता, याद है मुझे अपने बचपन के वे दिन। प्रिय पिता, याद है मुझे अपने बचपन के वे दिन। मैं खेला करता था तुम्हारे नर्म मुलायम रेशमी काले बालों से, सख्त चुभती हुई काली दाढ़ी से, सख्त चुभती हुई काली दाढ़ी से अपना कोमल चेहरा रगड़ता था बार बार। मैं सोचता था देखकर तुम्हारे काले बाल सफेद क्यों नहीं है वे, सांता क्लॉज के बालों की तरह, रुई की तरह, बर्फ की तरह सफेद। मैं बार बार तुमसे पूछा करता था, बाबा तुम सांता क्लॉज कब बनोगे। मैं बार बार तुमसे पूछा करता था, बाबा तुम सांता क्लॉज कब बनोगे। और तुम मुस्कुरा देते थे धीरे से, किसी मीठी कल्पना में खोकर, या फिर मां को बुलाकर मेरा प्रश्न दोहरा देते थे। हजारों घंटियों के बजने की आवाज सी उसकी हंसी से गूंजने लगती थी चारों दिशाएं परस्पर। हजारों घंटियों के बजने की आवाज सी उसकी हंसी से गूंजने लगती थी चारों दिशाएं परस्पर। मुझे याद है तुम मुझे गोद में भरकर ऊपर उछालने लगते थे। माँ डर जाती, घंटियों की आवाज बंद हो जाती, दिशाएं शांत हो जाती थीं। फिर माँ मुझे उठाकर अपने साथ ले जाती, मुझे रोटी देती, मीठी सिकी हुई भूरी रोटी। और आज तुम सांता क्लॉज बन गए हो। रुई से तुम्हारे बाल, तुम्हारी दाढ़ी और तुम खुद बर्फ। और आज तुम सांता क्लॉज बन गए हो। रुई से तुम्हारे बाल, तुम्हारी दाढ़ी और तुम खुद बर्फ। तुम्हारी आंखों में अतीत सपने सा तैरता है। तुम्हें याद आते हैं वे दिन, मेरे बचपन की वे बातें, हमारा छोटा सा घर, सिकी हुई रोटी और माँ। तुम्हारी दृष्टि चिड़िया सी फुदकती फिरती है, ढूंढती हुई कुछ। पर न अब वे दिन हैं, न घर है, न सिकी हुई रोटी और न माँ। तो ये थी मेरी पहली कविता जो मैंने अपने जीवन में पहली बार लिखी थी। मेरी उम्र उस समय 20 साल की थी। उसके बाद मैंने एक के बाद एक कई कविताएं लिखी। एक महीने में ही 7-8 कविताएं लिखी। मैं आपको और एक दो कविताएं सुनाता हूं अपने उन्हीं शुरू के दिनों में, शुरू के दिनों से जब मैं कविता के प्रति आकर्षित हुआ और मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। मेरी दूसरी कविता थी कहारिन।
वह कहारिन काली लड़की बहुत सुंदर है। वह कहारिन काली लड़की बहुत सुंदर है। पानी भरते बर्तन मलते काली लड़की गीत कोई गुनगुनाती है। मुंडेर पर एक कोयल ठहर जाती है। पानी भरते बर्तन मलते काली लड़की गीत कोई गुनगुनाती है। मुंडेर पर एक कोयल ठहर जाती है। छोटा कोठा बड़ा कोठा रसोई घर कोठार आंगन बुहारती है। छोटा कोठा बड़ा कोठा रसोई घर कोठार आंगन बुहारती है। काली लड़की दुत्त दुत्त कुत्ते को दुत्कारती है। खिड़की में गिलहरी एक फुतकारती है। नीले लाल पीले हरे काले और सफेद निकर धोती ब्लाउज पैंट कमीज चादर खेस कपड़ों को कूटती है। काली लड़की चिनगी बन भीतर भीतर धीरे धीरे चटक चटक फूटती है। नेवलेसी चुपचाप सांपों को ढूंढती है। नीले लाल पीले हरे काले और सफेद निकर धोती ब्लाउज पैंट कमीज चादर खेस कपड़ों को कूटती है। काली लड़की चिनगी बन भीतर भीतर धीरे धीरे चटक चटक फूटती है। नेवलेसी चुपचाप सांपों को ढूंढती है। बहुत सुंदर है वे कहारिन एक कोयल गिलहरी नेवलेसी काली लड़की। एक और कविता है जो 2-3 साल बाद लिखी थी 1980 के आसपास। कविता का शीर्षक है अकाल। मुझे याद है उस साल उड़ीसा में कालाहांडी में भयानक अकाल पड़ा था और अकाल के जो चित्र तब अखबारों में छपा करते थे, जो चित्र टेलीविजन पर आया करते थे, उन्हें देखकर मैं बेहद दुखी हो जाता था और उन्हीं दिनों ये कविता लिखी गई थी अकाल। अकाल जब आता है अपने साथ लाता है अड़ियल बैल से बुरे दिन। अकाल जब आता है अपने साथ लाता है अड़ियल बैल से बुरे दिन। अकाल भेद नहीं करता खेत पेड़ पशु और आदमी में। बाज की तरह आकाश से उतरता है बाज की तरह आकाश से उतरता है हरे भरे खेतों की छाती पर। फसल को जकड़ता है पंजों में खेत से खलिहान तक सरकता है। अंधेरे की तरह छा जाता है लचीली शांत हरी टहनियों पर। पत्तियों की नन्ही हथेलियों पर बेखौफ जम जाता है। जड़ तक पहुंचने का मौका ढूंढता है। अंधेरे की तरह छा जाता है लचीली शांत हरी टहनियों पर। पत्तियों की नन्ही हथेलियों पर बेखौफ जम जाता है। जड़ तक पहुंचने का मौका ढूंढता है। बोझ की तरह लद जाता है पुट्ठेदार गठियाए शरीर पर। बोझ की तरह लद जाता है पुट्ठेदार गठियाए शरीर पर। खींचते हैं नथुने फूलता है दम धीरे धीरे दिखाता है हाथ उस्ताद। धुंध की तरह गिरता है थके हुए उदास पीले चेहरों पर। धुंध की तरह गिरता है थके हुए उदास पीले चेहरों पर। लोगों की आंखों में उतर आता है पेट पर हल्ला बोलता है शैतान। जब भी आता है लाता है बुरे दिन काल बन जाता है अकाल। जब भी आता है लाता है बुरे दिन
काल बन जाता है अकाल। आपने देखा होगा कि मैंने काल शब्द का आखिरी पंक्ति में उसके साथ खेल किया है, काल और अकाल। काल का मतलब मौत भी होता है, काल का मतलब समय भी होता है, और अकाल जो है वो भी मौत ही है। तो इस तरह के खेल भी, शब्दों से खेलना भी कवियों को आना चाहिए, और इस तरह के खेल भी ज़रूर करने चाहिए। ये कविताएँ जो हैं, ये छंदबद्ध कविताएँ नहीं हैं। छंदबद्ध कविताएँ अभिज्ञात जी आपको बाद में कभी इस पर कोई कार्यशाला करेंगे तो छंद की बात करेंगे हम लोग। आज कविता जो है, मुक्त छंद वाली जो कविताएँ हैं, उन्हीं का ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन मुक्त छंद में भी एक लय होती है। कविता की एक लय जो है, वो मुक्त छंद में भी ज़रूरी है। जो आप लोग महसूस कर रहे होंगे, जब मैं कविता पढ़ता हूँ तो वो लय उभर आती है। आप भी जब इन कविताओं को अगर आप खुद भी पढ़ेंगे, कविता कोश नाम की एक वेबसाइट है जिनमें मेरी ये कविताएँ हैं। तो अगर सिर्फ मेरी ही कविताएँ नहीं, और भी कवियों की कविताएँ अगर आप जो पढ़ेंगे, आप उनको पढ़ते हुए ध्यान दीजिए कि उनमें लय ज़रूर होती है। अगर मुक्त छंद में लय नहीं है, तो वो गद्य कविता बन जाती है। गद्य कविता भी आजकल एक फैशन की तरह से, यूरोप से ये फैशन आया है और हमारे यहाँ गद्य कविताएँ भी लिखी जाने लगी हैं। हिंदी के बहुत से कवियों ने गद्य कविताएँ लिखी हैं। सबसे पहले तो हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं त्रिलोचन जी, त्रिलोचन। सिर्फ एक ही शब्द में उनका नाम है त्रिलोचन। तो त्रिलोचन ने सबसे पहले हिंदी की गद्य कविताएँ लिखी। उन्होंने हिंदी में सबसे पहले सोनेट लिखे। तो त्रिलोचन जी के बाद हिंदी के युवा कवियों ने गद्य कविता में हाथ आजमाया, और वो भी गद्य कविता भी मुक्त छंद की ही कविताएँ हैं, और आप भी उस तरह की कविताएँ लिख सकते हैं। आप लोग भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ छोटी-छोटी कविताएँ, एकदम छोटी 4 पंक्तियों की कविता, 3 पंक्तियों की कविता, मैं आपको ऐसी 2-3 कविताएँ सुनाता हूँ अपनी। ये क्षणिकाएँ नहीं हैं, लोग कहते हैं क्षणिकाएँ, या तो क्षणिका में एक हास्य का भाव ज़्यादा होता है। क्षणिका जो है, सबसे पहले कादम्बरी ने क्षणिकाएँ छापनी शुरू की थी, और कादम्बरी में तो एक कवियत्री ऐसी थीं जिनकी शायद 2-3 हज़ार क्षणिकाएँ ही छपी हैं सिर्फ़। उन्होंने और कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ़ क्षणिकाएँ लिखती थीं। तो मैंने भी उन क्षणिकाओं की तरह ही कविताएँ लिखी हैं, और ये कविताएँ मैं आपको सुनाता हूँ। एक कविता है भविष्य। याद है मुझे तुम्हारे वे शब्द, तुमने कहा था। याद है मुझे तुम्हारे वे शब्द, तुमने कहा था, एक दिन आएगा जब आदमी आदमी नहीं रह पाएगा, वह बंजर ज़मीन हो जाएगा, या ठाठें मारता समुद्र। यही भविष्य है। अब कविता में क्या है, ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए, खुद समझिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए कि कैसी कविता है ये। दूसरी कविता है भय। जब सारी चिड़ियाँ गुम हो जाती हैं,
आकाश काला पड़ जाता है, मैं डर जाता हूँ। बस इतनी छोटी-सी कविता है। एक और कविता है उदासी। क्षण भर को धुएं में से सूरज का चमकना और उस पर तत्काल रुई से सफेद बादल का तैर जाना, मुझे याद है तेरा उदास रहना। क्षण भर को धुएं में से सूरज का चमकना और उस पर तत्काल रुई से सफेद बादल का तैर जाना, मुझे याद है तेरा उदास रहना। एक और कविता है स्मृति। धीरे से मैं दीवार की खाल खुरच देता हूँ, धीरे से मैं दीवार की खाल खुरच देता हूँ, जहां कभी लिखा गया था तेरा नाम। बस यही है स्मृति। तो इतनी छोटी छोटी कविताएं भी लिखी जा सकती हैं। ये कविताएं ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, ज्यादा असर छोड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है छोटी कविताएं जो हैं वो लिखी जानी चाहिए, और बिंब उसमें अगर कोई हो तो और भी अच्छा है। बिंब अगर बिंब और प्रतीक क्या है ये अभिज्ञात जी ने आपको शायद बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो बताएंगे वो आपको। और बिंब और प्रतीक जानना बहुत जरूरी है किसी भी कवि के लिए। प्रतीक कैसे होने चाहिए, बिंब कैसे होने चाहिए, टटके बिंब हो, टटके प्रतीक हो। टटके का मतलब रेयर, दुर्लभ। तो वो लोगों को, सुनने वालों को, पाठकों को, श्रोताओं को ज्यादा पसंद आते हैं। एक और मेरी छोटी सी कविता है। अगर मैं ज्यादा कविताएं नहीं सुना रहा हूँ, बहुत सारी सुना दी हैं, एक आध कविता और सुनाऊंगा। मृत्यु, कविता का शीर्षक है मृत्यु। मृत्यु ने आलिंगन में बांधा, मृत्यु ने आलिंगन में बांधा और चूमा मुझे कई बार, पर एक दफा भी उसने मुझसे किया ना सच्चा प्यार। मृत्यु ने आलिंगन में बांधा और चूमा मुझे कई बार, पर एक दफा भी उसने मुझसे किया ना सच्चा प्यार। अभिज्ञात जी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको अपने कुछ अनुवाद भी जरूर सुनाऊं। तो दोस्तों, मैंने दरअसल ज्यादातर रूसी कवियों के अनुवाद किए हैं, कुछ फ्रेंच कवियों के, कुछ कोरियाई कवियों के, तुर्की के एक कवि हैं नाजिम हिकमत, उनकी कविताओं के ढेर सारे अनुवाद किए हैं। तुर्की के कवियों के अलावा कोरियाई कवि किम ची हा की एक पूरी किताब का मैंने अनुवाद किया है, जो 1980 में 81 में तभी किया था जब मैं अनुवाद करना सीख रहा था। फिलिस्तीनी कवियों का अनुवाद किया है। आज अभी मतलब पिछले दिनों मैंने कुछ अंग्रेजी से अनुवाद करने शुरू किए हैं। इस दौरान मैं पिछले 40 साल में, पिछले 20-22 साल से मैं समझिए मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ।
लेकिन मूलतः मैं पत्रकार रहा हूँ और मैंने रेडियो पत्रकारिता की है। रेडियो पत्रकारिता के बाद यहाँ से एक अखबार निकलता था, रूस भारत संवाद। उस अखबार का भी संपादक रहा हूँ, जिसमें आम तौर पर रूसी जनजीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ होती थीं या रूस-भारत संबंधों के बारे में बात होती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको कविता लिखते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कविता जो है वो किसी अखबार का पन्ना नहीं बने, वो सूचना नहीं बने, वो पत्रकारिता का भाव उसमें नहीं हो। कविता में भावनाएँ होनी चाहिए, कवि की भावनाएँ, और मैं ऐसी ही कविताएँ अनुवाद भी करता हूँ, जिन कविताओं में आमतौर पर व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की कामना, मनोभावना होती है। मैं रूसी कवि येवगेनी येवतुशेंको, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। तो येवगेनी येवतुशेंको की एक कविता आपको सुनाता हूँ। इसके अलावा ओसिप मंदेलश्ताम की एक कविता और एक अलेक्सांदर पुश्किन की कविता आपको सुनाऊँगा। इन 3 कवियों की मैंने ढेर सारी कविताएँ अनुवाद की हैं। वैसे तो मैंने और बहुत सारी करीब 50 रूसी कवियों की कविताएँ अनुवाद की हैं, लेकिन अलेक्सांदर पुश्किन, इन 3 कवियों की एक-एक कविता सुना देता हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। बाकी आपको अगर कविताएँ पढ़नी हो तो कविता कोश में जाइए और वहाँ पढ़िए। अलेक्सांदर पुश्किन की कविता। पुश्किन ने पुश्किन बड़े दिलफेंक, मनचले किस्म के आदमी थे। वैसे आमतौर पर कवि होता ही मनचला है। तो पुश्किन बहुत जल्दी किसी भी स्त्री को देखते ही उसको प्यार करने लग जाते थे, उसके प्रेम में डूब जाते थे। तो पुश्किन की मैं एक कविता आपको, एक प्रेम कविता सुनाता हूँ। कविता जो है वो, पुश्किन जो है निराश हो गए हैं अपनी प्रेमिका से और सब उनका संबंध जो है वो खत्म हो गया है। उसके बाद उन्होंने ये कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है ओदेसियाई कन्या। ओदेसिया ओदेसिया एक शहर है रूस का, जो आजकल अभी अब उक्राइना में है। तो ओदेसियाई कन्या अमालिया रिजनिच के लिए। सब खत्म हो गया, अब हम में कोई संबंध नहीं है। हम दोनों के बीच प्रेम का अब कोई बंध नहीं है। अंतिम बार तुझे बाहों में लेकर मैंने गाए गीत, तेरी बातें सुनकर लगा ऐसा ज्यों सुना उदास संगीत। अब खुद को ना दूंगा धोखा, यह तय कर लिया मैंने। अब खुद को ना दूंगा धोखा, यह तय कर लिया मैंने। डूब वियोग में ना करूंगा पीछा, तय कर लिया है मैंने। गुजर गया जो भूल जाऊंगा, तय कर लिया है मैंने। पर तुझे न भूल पाऊंगा, यह तय किया समय ने। शायद प्रेम अभी मेरा चुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। शायद प्रेम अभी मेरा चुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। सुंदर है, आत्मीय है तू, प्रिय मेरी, अभी बहुत युवा है। अभी इस जीवन में तुझसे न जाने कितने प्रेम करेंगे, जाने कितने अभी मर मिटेंगे और तुझे देख आहें भरेंगे। पुश्किन के बाद रूसी कविता
आमतौर पर सारी कविताएँ मतलब रूस में आज भी छंदबद्ध कविता लिखने की ही परंपरा है। जयशंकर प्रसाद की तरह से ही रूस में सब कवि लिखते हैं। पिछले दिनों 20 साल पहले 20-22 साल पहले एक फैशन सा चला था मुक्त छंद की कविता लिखने का, लेकिन वो फैशन रूस में चल नहीं पाया। रूस में आज भी छंदबद्ध कविता लिखी जाती है। हालाँकि मेरे जो अनुवाद हैं वो सब छंदबद्ध नहीं होते, हालाँकि रूस में एक कवि हुए हैं व्लादिमीर मायाकोव्स्की, जिन्होंने छंदबद्ध कविताएँ बहुत कम लिखी हैं और बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, बड़े रूसी कवि। तो ऐसा भी है कि ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने छंद लिखा ही नहीं और फिर भी बड़े कवि हैं, लेकिन कुल मिलाकर छंदबद्ध कविताएँ ही ज़्यादा लिखी जाती हैं। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, अब ओसिप मंदलस्ताम। ओसिप मंदलस्ताम सरकार जो समाजवादी सरकार थी उसके नेता थे स्टालिन, उनके कोप के शिकार हो गए थे और एक श्रम शिविर में ओसिप मंदलस्ताम का देहांत हुआ, लेकिन बहुत अच्छे कवि थे, बहुत बहुत ही खूबसूरत कवि थे। उनकी एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है मेरे पास नहीं, तेरे पास नहीं। मेरे पास नहीं, तेरे पास नहीं, उनके पास है अपने इस समाज की ताकत, आज उनके हाथ है। उनका हुक्का भरते हैं मुखबिर और चुगलखोर, डंडों से और कूप खोदकों से। कूप खोदक गड्ढा खोदने वाले। डंडों से और कूप खोदकों से है उनका जोर। उनका हुक्का भरते हैं मुखबिर और चुगलखोर, डंडों से और कूप खोदकों से है उनका जोर। लोग खोलकर अपने नाजुक सीपी जैसे होंठ खींच लेते हैं मन के भीतर उनकी भारी चोट। लहरदार कुंडलियों जैसी सब बातें उनकी भैया, और वादे सब बेहद मोहक, और वादे सब बेहद मोहक, पर राहें भूल भुलैया। रचेगा तू रक्त से अपने यदि उनका आनंद और सुख, अपने तन पर झेलेगा उनका ज्वार भाटे सा दुख। तब तू ही उनका वारिस होगा जिनका राज्य विशाल, नाम नहीं है उनका कुछ पर मजबूत है कंकाल। ये मंदलस्ताम के जीवन की सच्चाई है। ठीक है कि उस समय पूरे रूस का जीवन ही ऐसा था, लेकिन उनका अपना जीवन भी ऐसा ही था और उन्होंने अपने जीवन को कविता में उतारा है। मैंने एक कविता आपको और वायदा किया था येवगेनी येवतुशेंको की एक कविता सुनाता हूँ। वो कविता भी मैं कोशिश करूँगा कि बड़ी कविता आपको नहीं सुनाऊँ, कोई छोटी कविता ही सुना देता हूँ। हुँ। पुराना दोस्त, बहुत अच्छी कविता है। पुराने दोस्त कैसे जीवन में आदमी के लिए ज़रूरी होते हैं।
मुझे सपने में दिखाई देता है पुराना दोस्त, दुश्मन हो चुका है जो अब, लेकिन सपने में वह दुश्मन नहीं होता, बल्कि दोस्त वही पुराना, अपने उसी पुराने रूप में। मुझे सपने में दिखाई देता है पुराना दोस्त, दुश्मन हो चुका है जो अब, लेकिन सपने में वह दुश्मन नहीं होता, बल्कि दोस्त वही पुराना, अपने उसी पुराने रूप में। साथ नहीं वह अब मेरे, पर आस-पास है, हर कहीं है। सिर मेरा चकराए यह देख दे कि मेरे हर सपने में सिर्फ वही है। साथ नहीं है वह अब मेरे, पर आस-पास है, हर कहीं है। सिर मेरा चकराए यह देखते कि मेरे हर सपने में सिर्फ वही है। मुझे सपने में दिखाई देता है पुराना दोस्त, चीखता है दीवार के पास, पश्चाताप करता है ऐसी सीढ़ियों पर खड़ा हो, जहां से शैतान भी गिरे तो टूट जाए पैर उसका। घृणा करता है वह बेताशा, मुझसे नहीं, उन लोगों से जो कभी दुश्मन थे हमारे, या कभी बनेंगे दुश्मन, भगवान कसम। मुझे सपने में दिखाई देता है पुराना दोस्त, जीवन के पहले उस प्यार की तरह, फिर कभी वापस नहीं लौटेगा दो, फिर कभी वापस नहीं लौटेगा जो। हमने साथ साथ खतरे उठाए, हमने साथ साथ युद्ध किया जीवन से, जीवन भर, और अब हम दुश्मन हैं एक दूसरे के, दो भाइयों जैसे पुराने दोस्त। मुझे सपने में दिखाई देता है पुराना दोस्त, जैसे दिखाई दे रहा हो लहराता हुआ ध्वज, युद्ध में विजयी हुए सैनिकों को। उसके बिना मैं नहीं, मेरे बिना वह नहीं। और यदि हम वास्तव में दुश्मन हैं, तो अब वह समय नहीं। मुझे सपने में दिखाई देता है पुराना दोस्त, मेरी ही तरह मूर्ख है वह भी, कौन सच्चा है, कौन है दोषी। मैं इस पर बात नहीं करूंगा अभी, नए दोस्तों से क्या हो सकता है भला, नए दोस्तों से क्या हो सकता है भला, बेहतर होता है पुराना दुश्मन ही। हाँ, एक बारगी दुश्मन नया हो सकता है, पर दोस्त तो चाहिए मुझे पुराना ही। तो दोस्तों, ये हुई कविताएं और अनुवाद। मुझे खुशी है, कवि केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के बड़े कवि हैं, उनकी एक पंक्ति है, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। एक आदमी घर में और हुआ जो वैसा ही काम करेगा जैसे घर में काम होता है। आप लोग, इतने सारे लोग, एक नहीं कितने सारे कवि हिंदी में एक साथ जुड़ेंगे, और कुछ तो शायद अभी भी कविता लिख रहे होंगे, लेकिन नए ढंग से अच्छी कविताएं लिखेंगे। तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आप लोगों की कविताएं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आप लोगों की कविताएं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, आप पहले लिखते रहे होंगे, लेकिन इस कार्यशाला के बाद आप जो कविताएं लिखेंगे, जो कविताएं पढ़ेंगे, जो कविताएं आपकी सामने आएंगी, मैं उन कविताओं को देखना चाहूँगा। और अगर आप लोगों की कुछ अच्छी कविताएं, हर व्यक्ति की अगर 10 कविताएं लिखता है तो 1-2 कविताएं अच्छी मिल ही जाती हैं, उनमें कोई एक आध शब्द सुधारा जा सकता है। तो अगर आपकी अच्छी कविताएं होंगी तो आप लोगों के नाम कविता कोश में शामिल करते हुए भी हम बेहद खुश होंगे। इसलिए आप लोग कविताएं लिखिए, और अगर कविताएं पसंद आई, अगर अभिज्ञात जी ने
आप लोगों की सिफ़ारिश की कि जी ये कविता अच्छी लिखते हैं, इनकी कविताएँ कविता कोश में ज़रूर शामिल होनी चाहिए, तो हम कविता कोश में आपकी कविताएँ शामिल करेंगे और मैं आप लोगों के लिए यही कामना करता हूँ कि आप लोग अच्छे कवि बनें, मन से अच्छी कविताएँ लिखें और एक कवि के रूप में हिंदी दुनिया से जुड़ें। नमस्कार। Они закончился? Да. Все? Ну, там видео нету? Наверное, нет. Ну, сейчас есть, я выключу. Есть. Давай я Ване скажу, чтобы